नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जी की आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। और आज हमारा ये सेट 3 इकोनॉमिक्स का जा रहा है। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैंने पहले ही कमिटमेंट किया है कि टोटल इकोनॉमिक्स के मैं 15 सेट का डिस्कशन कराऊंगा और इसी 15 सेट से आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन रिकवर हो जाएंगे। तो आइए आज हम तीसरे सेट की ओर बढ़े। आज भी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन दे रहा है कि अधिकतम न्यूनतम प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, नियत प्रत्ययी प्रणाली। आपका सही आंसर बनेगा न्यूनतम आरक्षी प्रणाली। ये आपका सही आंसर जा रहा है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या है। इसको हम कहते हैं MRS। इसको हम कहते हैं MRS, जिसका अर्थ हो गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। अब इस सवाल उठता है कि ये क्या कहता है। इसी के तहत RBI नोटों की छपाई करता है। यह प्रणाली 1957 ईस्वी से लागू है। भारत में न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कब से लागू है? 1957 ईस्वी से ये लागू है। अब ये है क्या? तो इसके अनुसार RBI को यह अधिकार प्राप्त है कि RBI फंड में 200 करोड़ रुपया, ये कम से कम मतलब मिनिमम राशि है, 200 करोड़ रुपया मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखें। यानी RBI को अधिकार प्राप्त है कि कम से कम वह 200 करोड़ रुपया अपने पास हर वक्त रखेगा। इससे कम RBI के पास पैसा कभी भी नहीं रहना चाहिए। यानी इतना रुपया RBI को अपने पास रिजर्व रूप में रखना पड़ता है। न्यूनतम राशि याद रखिएगा 200 करोड़। अब सवाल उठता है कि इस 200 करोड़ में से कैसे क्या रखना है। तो 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपया जो होगा ये इनके पास रहेगा नगद के तौर पर। ये इतना क्या रहेगा? नगद रहेगा। और बाकी का जो 85 करोड़ है वह आपको सोना के रूप में रखना है तथा विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना है। 85 करोड़ सोना के रूप में और विदेशी प्रतिभूति के रूप में। यानी मिनिमम उसके पास दोनों को अगर ले लिया जाए तो टोटल 200 करोड़ रुपया उसके पास रहना ही चाहिए, है ना। तभी वो अपना भारत में कारोबार कर सकता है। तो नोट जारी करने की प्रणाली है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। यानी इतना RBI के पास हर वक्त रहता है। इसके बाद बाकी वो अब इससे अधिक नोटों की छपाई जितना वो करके भारत के मार्केट में ला दे। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर मैंने क्वेश्चन पर सेट में डिस्कस भी करा दिया है। यदि आप मेरे पहले या दूसरे सेट को देखे होंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्थिति कब आती है? क्या कारण होता है? दे रहा है ऑप्शन। वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति में कमी से, मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है मुद्रापूर्ति में वृद्धि। और याद रखिएगा हम मुद्रास्फीति का सीधा सीधा मतलब समझाए थे कि जब बाजार में वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ते जाएं, यानी महंगाई लगातार बढ़ते जाएं, तो इसी स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। और सीधे सीधे याद रखिएगा कि महंगाई में वृद्धि होने का 2 ही रीजन हो सकता है। किसी भी चीज़ की महंगाई यानी किसी भी वस्तु की कीमत तभी बढ़ती है जब 2 रीजन बने। एक रीजन ये हो सकता है कि मांग किसी वस्तु का ज़्यादा हो और उसकी पूर्ति मार्केट में कम हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है 40 केजी गेहूं चाहता है मार्केट से और गेहूं पूरे मार्केट में मात्र 20 केजी है, मात्र 20 केजी है, जबकि डिमांड है 40 केजी का। तो उस परिस्थिति में जो भी दुकानदार होगा उसको ये लगेगा कि मार्केट में इस वस्तु का डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में ये वस्तु कम है, इसलिए हम जितना चाहें इसका रेट बढ़ाकर बेच सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता उस वस्तु की उसको है, इसलिए जितना भी रेट मांगा जाएगा उतना देने में सक्षम होगा। तो याद रखेंगे पहला कारण क्या बन गया कि यदि
मांग ज़्यादा हो और किसी वस्तु की पूर्ति कम हो तब भी महंगाई बढ़ सकती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि सब कुछ ठीक है, जितना मांग है उतना पूर्ति भी है, यानी कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो, लोगों के पास पैसा अगर ज़्यादा है तब भी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि मार्केट वालों को ये पता चल ही जाता है कि लोगों का जेब भरा हुआ है, मार्केट में रुपए काफ़ी अधिक आ रहे हैं। इस हिसाब से वो अगर थोड़ा रेट बढ़ाकर भी बेचेगा तो भी लोग किसी प्रकार का संकोच सामानों को खरीदने में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पैकेट में पैसा है तो फिर महंगा और सस्ता से लोगों के पास कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ पर समस्याएं होती हैं जब लोगों के पॉकेट खाली हो और तब हम किसी वस्तु को महंगा बेचें तो उस समय हमारी वस्तु नहीं बिकेगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जब पैसा बढ़ जाएगा तब भी महंगाई बढ़ेगी। और हमने पहले बताया है कि मुद्रा पूर्ति में, यानी मार्केट में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाए तब जाकर मुद्रास्फीति होती है। और इसीलिए हमने चर्चा करते समय इस बात को बताया था कि अगर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो गई तो मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई के पास यह अधिकार है कि नोटों की छपाई करे। जब उसको लगेगा कि भाई मार्केट में रुपए ज़्यादा हैं तो वो नोटों की छपाई को क्या करेगा? कम कर देगा। जब नोटों की छपाई कम हो जाएगा तो मार्केट में रुपया पहुंचना कम हो जाएगा, और जब मार्केट में रुपया कम पहुंचना लगेगा तो उस परिस्थिति में दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत को भी क्या करेंगे? घटा देंगे, जिससे तुरंत महंगाई पर रोक हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से। आप पहले सेट को या दूसरे सेट के क्वेश्चन को जरूर देखेंगे ताकि आपको मुद्रास्फीति को और अच्छे ढंग से समझने में मदद मिल सके। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अभी इसके पहले ही चर्चा हुआ। देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, आनुपातिक रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, न्यूनतम रिजर्व पद्धति। यहाँ यही होगा आपका आंसर। अभी मैंने पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट किया था, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जिसके तहत आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की पूंजी हर वक्त रहनी चाहिए। इससे कम आरबीआई के पास पैसा नहीं रहना चाहिए। ये उसके पास है मिनिमम बैलेंस, ये हर समय उसके पास रहेगा। इसके बाद वो जितना नोटों की छपाई कर ले, जितना अपने पास पैसा रखें, लेकिन इससे कम आरबीआई के पास नहीं रहना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ रुपया नगद रहना चाहिए और 85 करोड़ रुपया सोना के रूप में या विदेशी प्रतिभूति के रूप में रहना चाहिए। तो ये न्यूनतम रिजर्व पद्धति अपनाई गई है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी MRS। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही सामान्य और एक कॉमन क्वेश्चन है। औपनिवेशिक काल, यानी औपनिवेशिक काल का मतलब उस समय के बारे में पूछा गया जब हमारा देश इंग्लैंड का एक उपनिवेश हुआ करता था, अर्थात जब इंग्लैंड ने हमारे देश पर कब्जा किया था, तो उस समय हम उसके गुलाम थे। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र था उस समय जब मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था, यानी भारत के किस सेक्टर में ब्रिटिश पूंजी को लगाया जाता था जब हमारा देश गुलाम था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है? आधार संरचना, उद्योग, कृषि और सेवाएं। उस समय हमारे देश में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन कृषि ही था। वैसे तो अगर देखा जाए तो आज भी देश की 50% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। आज भी देश के 50% लोगों को कृषि ही रोजगार देता है। और उस समय अंग्रेजों के समय में भी सबसे ज़्यादा ब्रिटिश पूंजी का निवेश कृषि पर ही किया गया था। कृषि प्राइमरी सेक्टर का विषय है। हालांकि देश के जीडीपी में कृषि का योगदान इस समय काफ़ी घट गया है। देश के जीडीपी में इस समय सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, जिसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इस समय सबसे अधिक योगदान सेवा का है। लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय में देश में सबसे अधिक योगदान अगर किसी चीज़ से मिलता था तो वह प्राथमिक क्षेत्र से मिलता था। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा विषय शामिल है? कृषि। तो अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा अपना पैसा कहाँ पर निवेश किया था? कृषि के क्षेत्र में निवेश किया था, क्योंकि कम लागत में ही
इससे अधिक मुनाफा उस समय कमाया जा सकता था। और यही कारण है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में सारे सिस्टम इतने खराब हो चुके थे कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत सरकार को भी लगा कि कृषि विकास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कृषि विकास करके ही हम देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से वापस पटरी पर ला सकते हैं। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 ईस्वी में लागू हुई थी, उसमें भी प्राथमिकता में क्या रखा गया, कृषि को ही आधार बनाया गया था, कृषि विकास को ही आधार बनाया गया था। तो याद रखेंगे आपका सही आंसर क्या बनेगा, कृषि। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हालांकि अगर अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन की औपचारिकताएं अब नहीं रह गई है, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जब जम्मू कश्मीर एक राज्य भारत का हुआ करता था। अब तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, भारत सरकार के अधीन ये काम कर रहा है जम्मू कश्मीर। तो आइए देख लेते हैं ऐसी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता था। यानी वहां पर आरबीआई अपना कारोबार नहीं करता था, आरबीआई के माध्यम से वहां पर रुपए पैसे का लेन देन नहीं होता था। तो ये एक ही ऐसा राज्य था भारत का, कौन, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सारे राज्यों में, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, सभी राज्यों में आरबीआई के माध्यम से ही वित्तीय लेन देन का कार्य होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में आरबीआई के माध्यम से कार्य नहीं होता था। अब वहाँ पे कार्य तब होता कैसे था, क्योंकि आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, वो सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आरबीआई नहीं कर रहा था तो हमको बताना चाहते हैं कि आरबीआई के जगह पर वहाँ पर आरबीआई का एजेंट बनकर उनके कार्यों को कर रहा था कौन, एसबीआई, जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक भारतीयों का बैंक जिसे कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा इस समय बैंक है एसबीआई, सबसे अधिक ब्रांचों वाला बैंक भी है एसबीआई। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं भी किस बैंक का है, एसबीआई का, और भारत में भी सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक का है, एसबीआई का। तो ये एसबीआई जो 1955 में एक बैंक के तौर पर स्थापित हुआ, उसके पहले यह इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो एसबीआई ये आरबीआई का एजेंट बनकर काम कर रहा था किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। डायरेक्ट आरबीआई वहां पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर आ चुका है। अनुच्छेद 370 यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसीलिए अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आरबीआई के माध्यम से ही कार्य हो रहा है, वहाँ पर वित्तीय लेन देन आरबीआई के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये आप चीज़ों को याद रखेंगे, समझेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अब क्या है, ये मुद्रा के अवमूल्यन से क्या समझते हैं, अवमूल्यन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डीवैल्यूएशन। इसको हम क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। अब ये पूछा है कि मुद्रा के डीवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन से क्या मतलब है। तो ऑप्शन देखिए क्या दे रहे हैं, मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, मुद्रा के बाहरी और आंतरिक दोनों मूल्य में कमी, और किसी मूल्य की करेंसी नोट का सरकार द्वारा वापस ले लेना। यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी। ये आपका सही आंसर बनेगा, मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी। अब याद रखेंगे भाई कि ये डीवैल्यूएशन क्या है। तो डीवैल्यूएशन का मतलब है कि अगर सरकार के द्वारा अपने देश के मुद्रा के वैल्यू को यानी उसके मूल्य को, उसके कॉस्ट को जानबूझकर कम कर दिया जाए। किसी भी देश के मुद्रा के मूल्य को अगर जानबूझकर कम किया जाए तो इसको कहते हैं वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन होना। तो कभी कभी सरकार जानबूझकर ऐसा करती है मुद्रा का अवमूल्यन, और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। निवेश को बढ़ावा देने के लिए, यानी जब भी अपने देश की मुद्रा के मूल्य को हम घटा देंगे तो उस परिस्थिति में लोग अब विदेश में निवेश अपनी वस्तुओं का अधिक करेंगे, यानी निर्यात इससे बढ़ जाता है, और निर्यात जब बढ़ता है तो देश को फायदा होता है। जब हम अपनी वस्तुओं को विदेशों में अधिक बेचेंगे तो उस परिस्थिति में विदेशी करेंसी हमारे देश में अधिक आएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब यही समझ लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का नोट है एक, है ना, सीधा सीधा समझिए 100 रुपये का एक नोट है। इस 100 रुपये के नोट में पहले 1 केजी चीनी मिलता था, 1 केजी चीनी मिलता था, है ना। अब क्या हुआ कि अब ये 120 रुपये में 1 ही केजी मिल रहा है, 120 रुपये में अब एक ही केजी मिल रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो 100 रुपया था
वो 1 केजी सामानों को देता था। आज भी हमको 1 केजी सामान ही मिल रहा है, लेकिन उसके लिए 120 रुपये हमको देना पड़ रहा है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि उस समय का 100 रुपया आज के 120 रुपये के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। यानी 100 रुपया में अब मूल्य उतना नहीं रह गया जितना कि 120 रुपये में है, क्योंकि अब हम 100 रुपये में चाह कर भी 1 केजी चीनी नहीं ले सकते हैं, अब हमें 120 में मिलेगा। हाँ, अगर 120 में ज़्यादा चीनी मिलता तब हम कहते कि अभी भी 100 रुपया उतना ही पावरफुल है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिलता था, लेकिन इधर रुपया की मात्रा अगर बढ़ गया तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके देश की मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया है, घट गया है, वैल्यू घट गया है। तो वैल्यू घट जाता है कभी कभी, लेकिन जानबूझकर वैल्यू कम करना, अपने देश की करेंसी का वैल्यू हम कम कर दिए, उतना पावरफुल अब नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर कोई सामान बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको करेंसी कम मिलेगा, उसका वैल्यू कम मिलेगा। वो चाहेगा कि हम अपने सामान को सीधे विदेशी मार्केट में बेचें ताकि उसका वैल्यू ज़्यादा मिले, और जब विदेशी मार्केट में बेचेगा सामान को तो उससे भारत को ही फायदा होगा। इसीलिए कभी कभी मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी की जाती है। और याद रखिएगा, भारत सरकार ने ऐसा प्रयोग किया है, रुपये का अवमूल्यन अभी तक 3 बार भारत में किया गया है। पहली बार किया गया था 1949 में, दूसरी बार किया गया था 1966 में, और तीसरी बार किया गया था रुपए का अवमूल्यन 1991 में। 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, जिसमें पहली बार का जो अवमूल्यन था 1949 वाले में, उसमें भारत सरकार को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। 1991 वाले में भी देश को फायदा हुआ था, लेकिन 1966 के समय देश को अधिक फायदा नहीं हो सका, क्योंकि उस समय तुरंत भारत में अगर देखा है तो तुरंत की कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसके चलते सफल नहीं हो पाया। 1962 में चाइना का भारत पर अटैक हुआ था, 1965 में पाकिस्तान का भारत पर अटैक हुआ था, 1966 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रूस के ताशकंद शहर में उस समय मौत हो गई थी, जो उस समय सोवियत संघ था। इस समय ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में चला गया है, लेकिन उस समय रूस में था। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसके चलते जो है ना, रुपए का अवमूल्यन किया गया जानबूझकर, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं मिल सका। लेकिन 49 और 91 में हमें काफ़ी अधिक फायदा मिला था। तो जब भी अवमूल्यन पूछे कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, तो डीवैल्यूएशन यानी देश के करेंसी के वैल्यू को गिरा देना, जानबूझकर गिरा देना। और जब भी करेंसी के वैल्यू को जानबूझकर गिराएंगे, उस समय हमारे देश के निवेशक चाहेंगे कि हम विदेश में अधिक निवेश करें और देश के लिए अधिक इनकम लाएं। तो याद रखेंगे, आपका सही आंसर पहला बन रहा है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा, इच्छा से मतलब नहीं है, ये गलत है। खरीदने की शक्ति, जी हाँ, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, कितना देश में खरीदने की शक्ति है। जितना खरीदने की शक्ति ज़्यादा रहेगा, उतना ही उस देश में किसी वस्तु की मांग ज़्यादा रहेगी, है ना। खरीदने की शक्ति तब कब आएगा? जब लोगों के पास पैसा रहे, यानी लोगों के पास पैसा रहेगा तभी जो है खरीदने की शक्ति उसमें अधिक आएगी। अगर हम खरीदने की शक्ति के हिसाब से इस समय अर्थव्यवस्था को देखें तो देखिए, 2 तरह से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इस समय अमेरिका है। परचेजिंग पावर एक होता है, खरीदने की शक्ति के हिसाब से भी इस समय सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका ही है। रही बात भारत की, तो भारत इस समय इकोनॉमिक्स के हिसाब से विश्व में 5वें नंबर पर है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत इस समय 5वें नंबर पर है, और परचेजिंग पावर में इस समय इंडिया जो है 3रे नंबर पर है। यानी खरीदने की शक्ति भारतीयों के पास अच्छा खासा है, ये 3रे नंबर पर हम लोग हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के मामले में हम लोग किस समय है? 5वें नंबर पर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक संरचना में घटकों में क्या आता है? देखिए, अर्थव्यवस्था में यहाँ ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूछा गया है सामाजिक आधारित संरचना, मतलब एक बेहतर समाज बन सके, बेहतर लोग जो है तैयार हो सके, देश के सारे लोग खुशहाल रह सकें, सामाजिक दशा उनकी बेहतर हो सके। तो इकोनॉमिक्स में इसके लिए कौन कौन से घटक हैं? दे रहा है शिक्षा, उद्योग और कृषि। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। तीसरा है यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, और उद्योग, व्यापार और यातायात। आपका सही आंसर बनेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और इसमें
बैंक। ये आपका अर्थव्यवस्था के हिसाब से सामाजिक आधारित संरचना का घटक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। यानी लोगों के पास शिक्षा बेहतर है तो देश की विकास बहुत अच्छे से होगा। अगर लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब बेहतर रहेंगे तभी तो किसी काम को कर पाएंगे। और बैंकों का कारोबार उस देश में अगर ढंग से होता है तो फिर लोग सामाजिक रूप से बेहतर रह सकेंगे। तो ये आपका सही आंसर बनेगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वह कौन सा विषय है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई ये मौद्रिक नीति है क्या। इसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मुद्रा के प्रवाह की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। मुद्रा का प्रवाह है ना, यानी फ्लो ऑफ मनी, मुद्रे के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ उपाय करती है, कुछ टूल्स वगैरह अख्तियार करती हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति बनाना। और मौद्रिक नीति के तहत होता क्या है कि देश में महंगाई किस तरह से रह रही है, मंदी का असर कितना है, यानी महंगाई और मंदी पर नियंत्रण करने का सरकार का प्रयास होता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के वह रेट वगैरह जारी करती हैं आरबीआई, और उसी के माध्यम से वो महंगाई को या फिर मंदी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो यहां पर देखिए मौद्रिक नीति का लक्ष्य पूछा है, कौन नहीं है? तो देखिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, जी हां, ये तो चाहेगी ही आरबीआई कि भाई लोगों के पास पैसा रहे, लोग आर्थिक रूप से विकास लोगों का हो सके, लोग बेहतर जीवन जी सकें, इसके लिए वो प्रयास करती हैं, है ना। उसके बाद है कि वस्तुनिष्ठ मानदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट निवेश ये भी करना चाहती हैं आरबीआई कि भाई ये भी बेहतर तरीके से हो सके। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, अगर महंगाई बढ़ी है तो उसको कंट्रोल करना, यह भी आरबीआई का काम है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। यही आपका है जो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय से आरबीआई को कोई मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम सरकार का है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। यह सरकार का दायित्व बनता है कि समाज के सभी वर्गों के लोग खुशहाल रह सकें, समाज में भाईचारा का माहौल कायम हो सके, समाज के लोगों को बेहतर तरीके से सुविधा मिल सके। तो ये सरकार का कार्य है, आरबीआई का इससे कोई वास्ता नहीं है। तो यही आपका आंसर बनेगा। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए, सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है संवैधानिक नकदी अनुपात, नगद रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात और परिवर्ती रिजर्व अनुपात। आपका सही आंसर बनेगा सांविधिक नगदी अनुपात, जिसको हम सीधे सीधे भाषा में कहते हैं SLR। इसी को हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सांविधिक तरलता अनुपात। तरलता अनुपात, यहाँ तरलता शब्द ज़्यादा बेहतर रहता, नकदी की जगह पर तरलता रहता तो और बेहतर रहता। लेकिन आइए थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखिए इसके नीचे है एक नगदी रिजर्व अनुपात, इसको कहते हैं हम CRR। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, कैश, और कैश से देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है क्या? नगदी। न्यूनतम रिजर्व अनुपात, ये तो हम पहले बता दिए कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये तो नोट्स जारी करने को लेकर ये आरबीआई अख्तियार करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। इसमें सही आंसर बन रहा है सांविधिक नकदी अनुपात, यानी सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको हम SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि भाई ये है क्या। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जहाँ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मेरे लिए वक्त दें, ताकि आपको मैं अच्छे ढंग से समझा सकूँ और आप इन चीज़ों का अर्थ समझ सकें। इसमें कभी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और कभी वस्तुओं की कीमत काफ़ी घट जाती है। तो आरबीआई हर वक्त इस स्थिति को वॉच करता है, यानी नोटों का फ्लो, मुद्रा का प्रवाह किस मात्रा में हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो उसको कंट्रोल करें, उसको रोकें, और बहुत कम हो रहा है तो नोटों की छपाई थोड़ा सा बढ़ा दें। यानी कि मुद्रा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम करना। कमी होगा तो बढ़ाएगा और ज़्यादा होगा तो उसको घटाएगा। इसी पॉलिसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। उसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। यानी मौद्रिक नीति का मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए भाई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? यह आरबीआई के द्वारा हर 2 माह पर जारी किया जाता है। यानी 2 माह पर वह आर्थिक रूप से कुछ फैसला लेता है कि देश के अंदर नोटों का प्रवाह किस तरह से है, ज़्यादा है या कम है। तो इसके लिए कुछ वो नियमों को अपनाता है जिसके माध्यम से वो ये उपाय कर लेता है कि हमें किस प्रकार से कार्यों को करना है, ताकि ज़्यादा अगर रुपया मार्केट में गया होगा तो उसको हम कम कर सकें, या कम गया होगा तो उसको ज़्यादा कर सकें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले एक आता है CRR। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। अब ये है क्या? नगद आरक्षी अनुपात। इसको हम कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। देखिए, बैंकों का नियम है एक, आरबीआई ने ये नियम बनाया है हालांकि बैंकों के लिए, कि आप दिन भर में जितना भी कारोबार करें, ये सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए, देश के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए आरबीआई ने एक नियम बनाया है कि आप जितना भी दिन भर में कारोबार करते हैं उस सारे कारोबार के माध्यम से आपको जितना पैसा मिलता है, मतलब जितना रुपया आपके पास लोग आकर बैंकों के पास रखते हैं, उनमें से कुछ रुपया नगद के रूप में आप आरबीआई के पास जमा करें। ये तय करता है आरबीआई ही कि आपको जो भी कारोबार आपने किया है उसमें से कुछ रुपया आपको आरबीआई के पास नगद, सिर्फ नगद के रूप में रखना है, बाकी किसी माध्यम से नहीं, केवल नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना है। तो आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक अपना कुछ राशि रखते हैं, इसी राशि को हम कहते हैं नगदी रिजर्व अनुपात यानी CRR। और यदि हम लास्ट मार्जिनल पॉलिसी की बात करें जो 24 जनवरी 2021 को जारी हुआ था, इसमें इस समय CRR की रेट है 3%। 3% है। अब समझिए क्या है भाई जी। मान लेते हैं कि आप दिन भर के क्रियाकलाप में 1 लाख रुपया टोटल लोगों के माध्यम से आपके पास आया, यानी बैंकों के पास आया। 1 लाख रुपया यहां पर बैंक के पास आया, जहां पर लोगों ने आकर अपना पैसा बैंक में रखा। अब देखिए, आरबीआई कहता है कि यदि आप 1 लाख रुपया आपके पास आया तो आरबीआई मान लेते हैं कि एक रेट जारी किया कि जो भी पैसा बैंकों के पास रखा गया है उस पर वो 4% इंटरेस्ट लोगों को देगा। 4% इंटरेस्ट लोगों को देगा। अब इस 1 लाख रुपया जो बैंकों के पास पहुंचा, जो भी बैंकों के पास 1 लाख रुपया पहुंचा, वो बैंक सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उसमें से कुछ पैसा उनको रखना पड़ता है। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई पहुंचा, बोला कि हमको बैंक से लोन चाहिए, तो लोन के रूप में अगर वो 1 लाख का टोटल 1 लाख रुपया ही दे दें, टोटल 1 लाख रुपया ही बैंकों के द्वारा उस व्यक्ति को दे दिया गया, और फिर वो 5 या 10 आदमी पहुंच गए, बोले कि नहीं मेरा पैसा फिर वापस मुझे दे दीजिए, तो उसमें बैंक कहाँ से देगा जब आप किसी और को दे चुके हैं। इसलिए आरबीआई कहते हैं कि नहीं, आप टोटल पैसा नहीं दे सकते हैं, आप अपने पैसों में से कुछ पैसा किसके पास रखें? आरबीआई के पास नगद रूप में, यानी हमारे पास रखें, जो कहलाएगा नगदी रिजर्व अनुपात। और उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखें, उस राशि को भी आपको खर्च नहीं करना है। यानी हमारे पास रखे गए पैसे और अपने पास रखे गए पैसों के बाद जो आपके पास पैसा बचा, वो पैसा आप चाहे तो खर्च कर सकते हैं, वो आप किसी को दे सकते हैं। बात समझ गए? वो पैसा आप किसी को दे सकते हैं। तो देखिए, 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, आप उसके पास पैसा रख रहे हैं तो। और जब बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक किसी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, तो वो रेट कर दिए है कितना कि हम भाई आपको 8% पर देंगे लोन, 8% पर देंगे। सोचिए, तो 4% आपने अपना पैसा रखा और उस पैसे को किसी दूसरे को दिया 8%। अब जो बीच का जो 4% का मार्जिन है, यही वो 4% है जो बैंकों को फायदा पहुंचता है, और इसी पैसे से वो कर्मचारियों को वेतन देता है, अपना कारोबार करता है, अपने ब्रांचों को बढ़ाता है। तो अब देखिए क्या पॉलिसी है। आप अपने पैसों में से कुछ नगद रखिए, किसके पास? आरबीआई के पास, केवल नगद, बाकी किसी दूसरे रुपये नहीं। उसको हम कहते हैं नगद रिजर्व अनुपात।
जिसमें वाणिज्यिक बैंक यानी देश के सभी बैंक आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा रखते हैं। कितना पैसा रखेंगे? यही रेट इस समय कितना है? 3%। ये रेट कब आरबीआई जारी किया है? तो ये रेट जारी किया है 24 जनवरी 2021 को मार्जिनल पॉलिसी के द्वारा। याद रखेंगे ये जमा करना ही पड़ेगा आरबीआई के पास, अगर नहीं जमा करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि अगर ये 3% आप उसके पास जमा नहीं किए होते आरबीआई के पास तो आप इसका कारोबार कर सकते थे, इस पर ब्याज वगैरह कुछ उठा सकते थे। लेकिन इस पैसे से आपको क्या फायदा है? कुछ इस पर शुल्क एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही बस आरबीआई के पास जमा है जो आपकी इमरजेंसी के दौर में आपको काम आएगा। मान लेते हैं किसी को पैसा रिटर्न करना है, आपके पास पैसे की कमी हो गई, आपका साख डूबने पर है, लग रहा है कि बैंक डूब जाएगा, दिवालिया घोषित हो जाएगा, उस समय आपका ये पैसा आरबीआई आपको देकर क्या करेगा? बचा लेगा। इसीलिए ज़रूरी है इतना पैसा रखना। तो सोचिए अगर 3% 1 लाख में 3% भी राशि आपसे ले लिया गया तो इसका सीधा से मतलब है कि 3000 रुपये आप ले जाकर किसके पास रख दिए? आरबीआई के पास जाकर रखे हैं। ठीक है ना? अब कहता है आरबीआई कि नहीं, सिर्फ हमारे पास ही नहीं, कुछ पैसा आपको अपने पास भी रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सांविधिक नगदी अनुपात। इसको क्या कहते हैं? सांविधिक नगदी अनुपात यानी SLR। लेकिन जो अपने पास पैसा रखना है उसका 3 तरह का क्राइटेरिया है कि 3 तरीके से आप रख सकते हैं। चाहे तो आप नगद भी अपने पास रख सकते हैं, चाहे तो आप सोना के रूप में गोल्ड, किसी से गोल्ड वगैरह लेकर रख सकते हैं, या गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज जो होता है, सरकारी प्रतिभूति जो होता है, उसको भी आप रख सकते हैं अपने पास। ये 3 रूप में ही आप रख सकते हैं अपने पास पैसा। तो जो अपने पास का पैसा है वो रेट इस समय कितना है? इस समय कौन सा रेट? जिसको हम कहते हैं SLR। SLR जो है वो रेट है इस समय 18.50। याद रखेंगे 18.50%। और ये रेट भी कब का है? 24 जनवरी 2021 का है। तो इतना पैसा अपने पास 18-18.5% आप पैसा अपने पास रखें। 3% बैंक को ट्रांसफर करना पड़ता है आरबीआई के पास, ये करना ही पड़ेगा। तो 18, 3, 21, 21.5% तो आपको रिजर्व हो गया पैसा जो आप खर्च कर ही नहीं सकते हैं। तो जो आरबीआई के पास रहेगा उसको हम कहेंगे नगद रिजर्व अनुपात CRR, और जो अपने पास रहेगा उसको क्या कहेंगे हम? SLR। अब सवाल उठता है कि भाई ये अगर SLR जो रेट है इस समय वो 18.50 है और नगदी रिजर्व जो अनुपात है जिसको हम CRR कहते हैं ये 3% है। अगर ये दोनों इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे ये भी बढ़ा दिया जाए और ये भी बढ़ा दिया जाए, ये कब बढ़ाएगी आपको आरबीआई? तो ये तभी बढ़ाएगी जब महंगाई का दौर आता है। जब महंगाई होगा, मुद्रास्फीति का समय आएगा ना, तो उस समय आरबीआई SLR रेट को बढ़ा देगी और CRR रेट को भी बढ़ा देगी। SLR और CRR रेट को जब बढ़ा दिया गया, उसका ज़्यादा पैसा अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा और आरबीआई के पास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये रेट क्या हो गया है? बढ़ गया है। जैसे आज आप 3000 रुपये रख रहे हैं लेकिन 4% कर दें तो इसका मतलब कितना? 4,000 रुपये आप आरबीआई के पास रखेंगे। उसी तरह से 18.5% अपने पास रख रहे हैं, लेकिन अगर हम 20% कर दें तो आप 20,000 रुपये अपने पास रखेंगे। तो भाई अब खर्च करने वाली राशि आपकी क्या हो गई? कम हो गई। सेविंग वाला रुपया आपके पास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो जब खर्च करने वाला रुपया कम हो गया तो मार्केट में पैसा कम जाएगा ना, और जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो हम बताए हैं ना कि जब नोटों का मार्केट में आपूर्ति कम हो जाए तो मुद्रास्फीति क्या होती है? कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के दौर में मुद्रा की ही पूर्ति तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस रेट को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा, महंगाई को कंट्रोल करेगा। लेकिन इस रेट को अगर घटा दिया तो इसका मतलब है कि वो मंदी के दौर में ऐसा करेगा। मार्केट में जो रुपया कम होगा लोगों के पास, तब इस रेट को कम करेगा। जब कम करेगा तो रिजर्व वाला रुपया जो है वो कम होगा, खर्च वाला रुपया क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट में पहुंचेगा। ठीक है ना? तो याद रखेंगे मंदी के दौर में SLR और CRR रेट को कम कर दिया जाता है, मुद्रास्फीति में क्या किया है? बढ़ा दिया जाता है। अगर आरबीआई केवल CRR में वृद्धि करे तो इसका मतलब है कि जो अपने पास उसके पास पूंजी है बैंकों का, यानी जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखते हैं नगद के रूप में, अगर उस नगद की राशि को और बढ़ा दे कि नहीं हमारे पास कुछ ज़्यादा रखिए और ज़्यादा रखिए, तो अब बैंकों के पास पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आरबीआई के पास पैसा अधिक हो जाएगा आपका। जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो चाह कर भी उतना खर्च नहीं कर पाएगा जितना पहले कर पाता था, यानी उसकी साख सृजन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साख का सृजन यानी नए ब्रांच को नहीं खोल पाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। मैंने उन कर के बारे में बताइए जो राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। कृषि आय कर को छोड़कर अन्य आय पर कर ये बांटना पड़ता है। निगम कर के साथ ये भी बांटना पड़ता है। आय कर पर अधिभार, अधिभार जी नहीं, इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है, इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि पूछा है कि जो नहीं है वही आपका आंसर है। पूंजीगत अतिरिक्त लाभ पर यह भी बांटना पड़ता है। तो अब आइए देखते हैं कि आयकर पर अधिभार क्या है। आयकर का मतलब हो गया इनकम टैक्स। यदि आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा एक लिमिट तय किया गया है कि आप साल में कितना रुपया कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और कितना से ज़्यादा आप कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सामान्य रूप से अगर देखें तो इस समय इनकम टैक्स लगता है 5 लाख रुपया पर, यानी साल भर में आप 5 लाख रुपया से 1 रुपया भी कम कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया से 1 रुपया भी कम कमा रहे हैं तो आप इनकम टैक्स से फ्री है, आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 5 लाख रुपए से आप ज़्यादा कमा रहे हैं या 5 लाख ही कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के रूप में कुछ राशि देना पड़ेगा सरकार के खाते में। सरकार के खाते में आयकर के रूप में आपको देना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट टैक्स में गिना जाता है आयकर को। लेकिन ये आयकर पर अधिभार क्या है? इस अधिभार को हम लोग कहते हैं सरचार्ज, यानी चार्ज के ऊपर चार्ज। इसका मतलब है कि सरचार्ज एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, यानी यह दिए गए टैक्स पर लगता है। जैसे मान लेते हैं कि 50 लाख से अधिक अगर आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं, एक साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। जैसे 50 लाख रुपया अगर आपका इनकम है तो 30% तो आपको इनकम टैक्स वैसे ही देना पड़ेगा, 50 लाख का 30%। अब जो 30% आपने दिया है ना, आपने जो टैक्स दिया है 30%, इस 30% पर भी 10% जो टैक्स लग गया, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, ये कहलाएगा अधिभार। यही कहलाता है अधिभार। तो 50 लाख से अधिक कमाने पर साल भर में 10% का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है, और 1 करोड़ से रुपया से अधिक कमाएंगे तो आपको 15% का सरचार्ज लगता है। यानी यह टैक्स के ऊपर लगाया गया एक टैक्स है। तो इस जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा ना इनकम टैक्स पर, उसमें राज्यों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये केवल इसका हकदार सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस बात को समझ गए होंगे आप। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बिक्री कर का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? बिक्री कर, मार्केट टैक्स, जिसका वसूली राज्य सरकार करती है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर, थोक व्यापारियों पर, खुदरा व्यापारियों पर, उत्पादक पर। ये इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा? उपभोक्ताओं पर। जैसे मान लेते हैं कि आप मार्केट में गए कोई सामान खरीदने के लिए, आपने एक मोबाइल ही खरीद लिया, आपने एक मोबाइल ही लिया, तो देखिएगा दुकानदार आपसे जो प्रॉफिट है वो तो लेगा ही लेगा, वो अपना फायदा तो लेगा ही लेगा। जो दाम होगा मोबाइल का वो आपसे लिया जाएगा, वो आपसे लिया जाएगा। आप प्लस उससे अधिक राशि आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, वो आप इनकम के रूप में, उसको फायदे के रूप में ग्राहकों से आप ले लिए। ठीक है। कंपनी वाले ने अगर सामान लिया तो कंपनी कोई सामान को बना रही है तो सरकार वहाँ टैक्स लेती है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं? सामान के पर टैक्स बढ़ा देते हैं, सामान का रेट बढ़ा देते हैं, तो वो अपना वसूल लिए। लेकिन मुझे बताइए कि जो वस्तु उपभोक्ता के पास पहुंचा, उपभोक्ता अब क्या करेगा? उपभोक्ता को तो हर हाथ में यूज करना है, वो किससे वसूली करेगा? जैसे सीधा समझें, किसी दवा को किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो अगर वो दवा बना रही है तो सरकार कहती है कि आप इस सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं देश के अंदर, तो आप इस पर टैक्स दें। सरकार ने क्या किया? टैक्स ले लिया। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये की वो दवा थी, 100 रुपये का वो दवा था, और उसको बनाने में कंपनी को लग रहा था 120 रुपये, उस सामान को बनाने में लग रहा था 120 रुपये, तो 120 में से तो कम में बेचेगा नहीं वो। लेकिन अब सरकार पहुंची क्या कि आपने ये सामान बनाया, देश के अंदर निर्माण किया, तो आप उत्पाद टैक्स के रूप में हमको दीजिए, 10 रुपये आप हम पर दीजिए। तो ठीक है, उसने क्या किया? अब बताइए कि उस वस्तु का रेट अब कितना? 130। कंपनी वाले जब 10 रुपये दे दिए हैं सरकार को, तब 130 रुपये इसका दाम रखेंगे। कंपनी वाला कुछ कमाना भी तो चाहेगा, अब वो क्या करेगा? इसका दाम रख देगा 140 रुपये। ये मार्केट के लिए अब तैयार है।
मार्केट में दुकानदार उसको खरीदने के लिए गया, दुकानदार सामान को खरीद कर ला रहा है। तो सर जब खरीद कर ला रहा है तो भाई उसको आने जाने में पैसा लगा उसमें, तो वो जानता है कि भाई 10 रुपये मुझे इस पर खर्च पड़ गए, 10 रुपये क्या पड़ गए, खर्च पड़ गए। तो 150 रुपये तो मेरा लागत ही हो गया, इस पर 150 लागत हो गया। अब वो बेचेगा कितना में, 160 में, 160 में। अब जो ग्राहक पहुंचा वो अब इसको क्या करेगा, 160 में खरीदेगा। अब बताइए कि वो जितना रुपया इससे पहले 100 रुपया का प्रोडक्शन आते आते यहाँ तक हो गया कितना, 160 रुपये। बिक्री कर का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है, उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है। अंतिम रूप से इसको कौन चुकाता है, उपभोक्ता चुकाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये वही क्वेश्चन रिपीटेड। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकार के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कम से कम कितने रुपए की संपत्ति हमेशा होनी चाहिए, 115 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़, 210 करोड़। आपका सही आंसर क्या बनेगा, 200 करोड़ की संपत्ति उसके पास न्यूनतम कम से कम रहना चाहिए, जिसमें हम बता चुके हैं ना कि 115 करोड़ राशि नगद रहनी चाहिए और बाकी जो ये राशि है 85 करोड़ ये आपको प्रतिभूति के रूप में रहे, यानी हम इसको कह देंगे कि गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज के रूप में रहे या फिर गोल्ड के रूप में रखा जाए। समय यानी कुल मिलाकर कितने, 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखना पड़ता है और इसी को आधार मानकर नोटों को जारी करता है कौन, आरबीआई। तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कौन सा है जो राज्यों को नहीं सौंपा जाता है, राज्यों को नहीं सौंपा जाता है। रेलवे, जलयान, वायुयान और ले गए माल पर यात्रियों का सीमा कर, रेल किराए के रूप में भाड़ा कर, माल प्रेषण पर कर, सेवा कर। आपका सही आंसर क्या बनेगा, सेवा कर। इसमें राज्यों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाकी सब में राज्यों को भी हिस्सा देना पड़ता है। भारतीय संविधान में एक संगठन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का यही कार्य है कि केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा सही सही निर्धारित करें। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूं पहले। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के करेंसी नोट किसका दायित्व है। देखिए 1 रुपया जो होगा वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। लेकिन 1 रुपया से ज्यादा का मतलब कौन सा रुपया, 2 रुपया। 1 का मतलब से अधिक का मतलब क्या हो गया, 2 रुपया, या 2 रुपया से अधिक के जितने मूल्य होंगे उन सभी करेंसी नोटों का निर्गमन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये आरबीआई का काम है जारी करना। आरबीआई 2 या 2 से अधिक रुपए के सारे नोटों को जारी करता है। 1 रुपए के नोटों को जारी करता है कौन, वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा इसका अंतिम प्रश्न। बैंक दर वह दर है जिस पर कोई बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण बैंक को ऋण देता है, देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ग्रामीण बैंक सहकारी समितियों को ऋण देता है। तो इसका सही आंसर होगा देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ये इसका राइट आंसर है। बैंक रेट का मतलब हो गया कि वह रेट जिस रेट पर आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देने का काम करता है। देखिए सामान्य सी बातें हैं, आप जब किसी बैंक के पास जाते हैं तो आपको बैंक वाले कर्ज देते हैं, लेकिन बैंकों को अगर कर्ज लेना हो तो वो किसके पास जाएंगे, तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, वो व्यक्तियों के पास नहीं जाएंगे। ये बैंकों को कर्ज देने का काम करता है कौन, आरबीआई, इसीलिए उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। यही कारण है कि आप अपना खाता जाकर किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन आरबीआई में अपना खाता थोड़ी खुलवाएंगे, क्योंकि आरबीआई आपका खाता खोलने के लिए नहीं है, वो बैंकों का काज देखती है, वो बैंकों के ऊपर निगरानी रखती है, बैंकों को पैसा देती है, बैंकों के लिए रेट जारी करती है ना। तो ये केंद्रीय बैंक एक रेट जारी करता है जिस रेट पर वह वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देने का काम करता है। और इस समय अगर देखा जाए मार्जिनल जो पॉलिसी है 24 जनवरी 2021 का, उसमें बैंक रेट कितना है, 4.65% इस समय है, 4.65%। ये किस तारीख को, यानी 24 जनवरी, ये 24 जनवरी 2021 के रेट के हिसाब से मार्जिनल पॉलिसी है कितना, 4.65%। तो ये रहा सब क्वेश्चन। चलिए हम अगले सेट में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे प्रश्न को अच्छे ढंग से समझते रहें और अधिक से अधिक वीडियो को लोगों के पास शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और छात्रों मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप मेरे पहले के वीडियो भी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो डाले गए हैं उसको भी आप निश्चित रूप से देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।